हेलो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और इसके साथ साथ हमने देख लिया था डिमांड शेड्यूल क्या होता है और डिमांड कर्व क्या होता है। अब स्टूडेंट आज जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो पहले हम देखते हैं डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है और क्या है वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ डिमांड। तो स्टूडेंट बेसिकली अगर हम लोग देखें, पहले अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट्स की, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब वो सारे फैक्टर्स हैं जो फैक्टर किसी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। क्या है डिटर्मिनेंट्स का मतलब? वो सारे फैक्टर्स जो किसी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं और उस डिमांड और उन जो डिटर्मिनेंट्स हैं उन डिटर्मिनेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप जो है वही रिलेशनशिप कहलाता है डिमांड फंक्शन। तो मेरे कहने का मतलब इन सिंपल वर्ड्स, the demand function shows the relationship between the demand for a commodity and its various determinants। और determinants का मतलब मैंने आपको बता दिया कि determinants का मतलब है वो सारे फैक्टर्स जो किसी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। और डिमांड फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि उस प्रोडक्ट की डिमांड और उसके जो वेरियस डिटर्मिनेंट्स हैं उन डिटर्मिनेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप ही कहलाता है हमारा डिमांड फंक्शन। आगे दे रखा है, इट शोज हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रिलेट्स टू से द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स और द अदर डिटर्मिनेंट। जैसे इन्होंने कुछ डिटर्मिनेंट्स के नाम बताए, लाइक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये कुछ डिटर्मिनेंट्स के नाम बताए। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो किसी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो इन डिटर्मिनेंट्स का उस प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा, यही अब हम आगे जो हमके डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे उनके अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है। तो इट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। क्लियर सभी को? चलिए आगे देखते हैं। कोरस्पॉन्डिंग टू द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द डिमांड लाइक द इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, वी हैव द टू टाइप्स ऑफ द डिमांड फंक्शन। जैसा कि हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा था तो उसमें भी हमने दो टाइप्स पढ़े थे डिमांड शेड्यूल के। वैसे ही हमने डिमांड कर्व पढ़ा तो डिमांड कर्व के भी हमने दो टाइप्स पढ़े। तो उसी तरह से डिमांड फंक्शन जो है वो डिमांड फंक्शन भी हमारे दो टाइप का होता है। फर्स्ट डिमांड फंक्शन जो है हमारा वो है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड द सेकंड वन इज मार्केट डिमांड फंक्शन। अब मुझे ज़्यादा आपको इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है और मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है, क्योंकि आप ये चीज़ ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की, तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज हाउ डिमांड फॉर अ सिंगल यूजर और एन इंडिविजुअल कंज्यूमर और एन इंडिविजुअल बायर इन द मार्केट इज रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। क्या मतलब है कि एक कंज्यूमर या एक इंडिविजुअल बायर की डिमांड जो है वो किस तरह से वेरियस डिटर्मिनेंट्स से अफेक्ट होती है या उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वही शो करता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अंडर। अब देखिए डिमांड फंक्शन जो है हमारा, उस डिमांड फंक्शन को, जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है उस डिमांड फंक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। तो जैसे हमारे को दे रखा है डी एक्स इक्वल्स टू एफ पी एक्स पी आर वाई टी एंड ई। बात करते हैं ये सब क्या है। dx का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x कोमोडिटी। d का मतलब डिमांड, x का मतलब x कोमोडिटी या गुड x। f का मतलब होता है फंक्शन जिसको जैसा हमने डेफिनेशन में बोला था, इट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स और डिटर्मिनेंट्स। तो f का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप। px अगर हम बात करें तो px का मतलब होता है प्राइस ऑफ द x कोमोडिटी। p मतलब प्राइस, x मतलब x कोमोडिटी या गुड x, यानी प्रोडक्ट x की जो प्राइस है वो। फिर सेकंड हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो है पी आर का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वाई डिनोट करता है इनकम को, है ना, इनकम को y से डिनोट किया जाता है। वहीं नेक्स्ट है हमारा टी का मतलब होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। एंड लास्ट जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो है E means the expectations of change in future price or change in availability of the goods in near future। तो E का मतलब समझ में आ गया, expectations of
अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन नियर फ्यूचर और एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। तो ये थे सारे डिटर्मिनेंट्स। अब हम इन इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट जो है इनको सिंगल डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये डिटर्मिनेंट जो है किसी प्रोडक्ट की किसी प्रोडक्ट की डिमांड जो है उस डिमांड को अफेक्ट करता है, या उस प्रोडक्ट की डिमांड और इस डिटर्मिनेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले पी एक्स, जो हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट है। पी एक्स का मतलब मैंने बताया था प्राइस ऑफ एक्स कोमोडिटी। अब जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन प्राइस ऑफ द कोमोडिटी, तो मैंने डी एक्स जो लिया है वो भी एक्स कोमोडिटी के लिए, यानी हम डिस्कस कर रहे हैं डिमांड ऑफ एक्स कोमोडिटी और प्राइस ऑफ एक्स कोमोडिटी के बीच में रिलेशनशिप को, तो यानी उसकी खुद की प्राइस। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है हमारा ऑन प्राइस ऑफ द कोमोडिटी। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले भी आपने 2-3 टॉपिक पढ़ लिए हैं जिसमें आपने डिमांड शेड्यूल पढ़ा, डिमांड कर्व पढ़ा, स्लोप ऑफ डिमांड पढ़ा, और इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने से आपको एक ही चीज़ समझ में आई होगी कि जो भी हम रिलेशनशिप बता रहे थे वो केवल हम किसी प्रोडक्ट की प्राइस और उस प्रोडक्ट की डिमांड के बीच में रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे थे। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस और उस प्रोडक्ट की डिमांड के बीच में जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। कौन सा रिलेशनशिप होता है? इन्वर्स रिलेशनशिप मीन्स when the price of any commodity increases, the demanded quantity of that commodity decreases, and when the price of any commodity decreases, the demanded quantity of that commodity increases. So it's a inverse relationship between the price and quantity demanded of the commodity. तो सीधी सी बात यह है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी डिमांड के बीच में जो होता है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। वही चीज़ यहाँ पर शो की गई है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप जो है वो होता है। तो आई थिंक फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया होगा सबको। अब हम देखते हैं अपना सेकंड डिटर्मिनेंट जो है वो। सेकंड डिटर्मिनेंट हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो प्रोडक्ट है जिसकी हम डिमांड का एनालिसिस कर रहे हैं या डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी खुद की प्राइस जो है उस प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करती है। लेकिन ना केवल खुद की प्राइस बल्कि अदर प्रोडक्ट्स जो हैं, उन अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो प्राइस भी उस प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करती है। तो हम देखते हैं ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो उस प्रोडक्ट एक्स की डिमांड को अफेक्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारे रिलेटेड गुड्स हैं उन रिलेटेड गुड्स को मेनली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। यहाँ अगर हम उसके टाइप्स की बात करें तो वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्सटीट्यूट गुड्स। कौन से हैं? फर्स्ट सब्सटीट्यूट गुड्स। बात करते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स की, तो क्या होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स? देखिए स्टूडेंट, सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स या वो प्रोडक्ट जो एक दूसरे की जगह पर यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टी और कॉफ़ी का। आप सभी लोग जानते हैं अगर घर में टी नहीं है तो हम कॉफ़ी का यूज़ कर लेते हैं, या अगर कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है घर में तो हम टी का यूज़ कर लेते हैं। यानी ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एक दूसरे की जगह पर यूज़ में लिए जा सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनको एक दूसरे की जगह पर यूज़ में लिया जा सकता है वो प्रोडक्ट कहलाते हैं हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स। तो देखिए दिया हुआ है आपके सीधा सा, दीज आर द गुड्स which can be substitute for each other such as tea and coffee, और बॉल पेन एंड इंक पेन, ये भी अच्छा एग्जांपल है। बॉल पेन और इंक पेन भी हम एक दूसरे की जगह पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि अगर बॉल पेन अवेलेबल नहीं है तो हम इंक पेन का यूज़ कर सकते हैं, और अगर इंक पेन अवेलेबल नहीं है तो हम बॉल पेन का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इन सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स के केस में क्या रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड commodity demanded. In case of such goods, increase in the price of one causes increase in demand for the other, and decrease in price of one causes decrease in demand of the other product. मतलब कहने का ये है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में, यानी सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो भी बढ़ेगी। यानी व्हेन द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट इंक्रीजेज द डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ द अदर प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। और वैसे ही अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम हो जाती है
तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? तो आप सभी को पता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया टी और कॉफ़ी का। ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आगे बहुत काम आने वाला है ये। हमने एग्जांपल लिया टी और कॉफ़ी का। अगर सपोज कीजिए स्टूडेंट, टी और कॉफ़ी जो है अभी नॉर्मली दोनों सेम रेट पर अब मार्केट में अवेलेबल है। जस्ट इमेजिन, है ना, कि टी एंड कॉफ़ी जो है दोनों मार्केट में सेम रेट पर अवेलेबल है। सपोज मान लेते हैं हम वो 200 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, वैसे सस्ता बता रहा हूँ मैं बहुत, 200 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मार्केट में दोनों अवेलेबल हैं। अब सपोज कीजिए कि अगर टी की प्राइसेस अचानक से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, किसकी? टी की प्राइसेस अचानक से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। अब वो सपोज कीजिए 200 से वो इंक्रीज हो गई कि 250 हो गई या 300 हो गई, तो उस केस में क्या होगा कि लोग जो हैं वो टी का कंजम्पशन बंद कर देंगे या कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि टी जो है वो कॉफ़ी के कंपैरिजन में कॉस्टली हो गई है। पहले 200 रुपये की रेट थी दोनों की, अब टी की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होकर के 200 से 250 हो गई है या 300 रुपीज़ हो गई है। तो लोग क्या करेंगे? टी का कंजम्पशन बंद कर देंगे या कम कर देंगे, और किधर शिफ्ट हो जाएंगे? कॉफ़ी के कंजम्पशन पर, क्योंकि कॉफ़ी अभी भी मार्केट में 200 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग ही मिल रही है। तो क्या होगा? डिमांड किसकी कम हो जाएगी? टी की कम हो जाएगी। जैसे ही टी की प्राइसेस इंक्रीज हुई तो डिमांड टी की कम हो जाएगी और लोग किधर शिफ्ट हो जाएंगे? कॉफ़ी पर। तो किसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी? कॉफ़ी की इंक्रीज हो जाएगी। और हमने यही कहा था कि व्हेन द प्राइस ऑफ वन commodity like tea increases, the demand of the other commodity like coffee also increases। तो देखिए, जब प्राइस बढ़ी टी की तो डिमांड किसकी बढ़ गई? कॉफ़ी की बढ़ गई। और अगर हम इस एग्जांपल को थोड़ा रिवर्स करें, यानी अभी हम टी और कॉफ़ी की प्राइस में से टी की प्राइस को डिक्रीज़ कर देते हैं, 200 से उसको 150 पर ले आते हैं, तो उस केस में क्या होगा? जो लोग कॉफ़ी का कंजम्पशन कर रहे हैं वो लोग किधर शिफ्ट हो जाएंगे? टी के कंजम्पशन पर, क्योंकि टी जो है वो कॉफ़ी के कंपैरिजन में चीप हो गई, सस्ती हो गई। तो लोग कॉफ़ी का कंजम्पशन कम करके या बंद करके टी पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी डिमांडेड या क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। कंप्लीट। चलिए, तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स का बात। दूसरा जो हमारा गुड है रिलेटेड गुड्स की कैटेगरी में, वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब वो गुड्स होते हैं जो गुड्स एक साथ में यूज़ किए जाते हैं। जैसे ऊपर सब्स्टिट्यूट गुड्स जो था वो क्या था? एक की प्लेस पर दूसरे को हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये होते हैं जो साथ साथ में यूज़ होते हैं, या फिर हम ये कहें कि अगर एक गुड नहीं है तो दूसरे का इम्पोर्टेंस जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, या दूसरे की इम्पोर्टेंस नहीं होती। मतलब फॉर एग्जांपल पेन एंड इंक, आप सभी जानते हैं पेन और इंक का क्या रिलेशन है। दोनों साथ साथ ही चलते हैं। मतलब अगर पेन है और इंक नहीं है तो भी पेन का कोई यूज़ नहीं है, और इंक है और पेन नहीं है तो इंक का कोई यूज़ नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट का, यानी इन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो होती है वो जॉइंटली अराइज होती है, यानी प्रोडक्ट की डिमांड जॉइंट डिमांड कहलाती है। यानी दोनों प्रोडक्ट की डिमांड जो होगी वो एक साथ की जाएगी। किसी सिंगल की डिमांड जो है वो उतनी नहीं होती है जो जितने की जॉइंट प्रोडक्ट्स की होती है। और भी अगर एग्जांपल्स हम लेना चाहें तो इसमें हम ब्रेड एंड बटर का एग्जांपल ले सकते हैं कि ब्रेड एंड बटर जो है उनकी डिमांड भी जॉइंट डिमांड होती है, साथ में डिमांड अराइज होती है। तो ये स्टूडेंट कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या रिलेशनशिप होगा बिटवीन प्राइस एंड डिमांडेड क्वांटिटी। तो देखिए, इन केस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स a fall in price of a one causes increase in the demand for the other। क्या कह रहे हैं कि अगर एक की प्राइस में कमी होती है, फॉल होता है, डिक्रीज होता है, तो उसका इफेक्ट जो होगा दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। यानी कौन सा रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप। राइज एंड प्राइस ऑफ द वन कॉजेज डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर। कि अगर एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। अब समझते हैं इसको एग्जांपल से, जो हमने एग्जांपल लिए उससे। जैसे पेन और इंक है, ब्रेड एंड बटर है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम इसके अंदर, कार एंड पेट्रोल का। हम उस एग्जांपल से समझते हैं कार और पेट्रोल में। एक तो समझा रखा, आपको देख लेना कार और पेट्रोल में क्या रिलेशनशिप है और कैसे इफेक्ट होता है। सपोज कीजिए पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है,
पेट्रोल और कार जो है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल है। अगर सपोज कीजिए पेट्रोल की प्राइजेज जो हैं वो इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उस केस में डिमांड किसकी डिक्रीज हो जाएगी, कार्स की डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि पेट्रोल जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो पेट्रोल महंगा होने से क्या होगा कि कार को अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो लोग डिमांड किसकी कम कर देंगे, कार की डिमांड कम कर देंगे। कार अभी नहीं खरीदेंगे, वो सोचते हैं कि जब पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तब हम लोग कार परचेज करेंगे। तो ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कि अगर एक की प्राइस बढ़ जाती है तो दूसरे की डिमांड जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट जो होते हैं वो साथ साथ में यूज़ किए जाते हैं, जॉइंटली डिमांड इनकी होती है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आई थिंक समझ में आ गए होंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांडेड क्वांटिटी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है इनवर्स रिलेशनशिप। क्लियर? ये आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में डिफरेंस जो है वो भी दे रखे हैं, तो देख लेते हैं जल्दी से। वैसे अपने डिस्कस कर लिया है। पहले बात करें अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी इंटरचेंज्ड फॉर यूज़, यानी एक दूसरे की जगह पर हम उनका यूज़ कर सकते हैं। बट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, यानी एक दूसरे की डिमांड को वो कंप्लीट करते हैं, यानी एक के बिना दूसरा जो है वो अधूरा सा होगा। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। द सेकेंड डिफरेंस इज व्हेन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द गिवन गुड, यानी से गुड एक्स rises and vice versa. It means there is a direct relationship between the substitute goods. और इधर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है, when the price of the complementary goods increases the demand for a given good like good X falls and vice versa, यानी प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और जस्ट रिवर्स यानी वाइस वर्सा, जब कम होगी डिमांड प्राइस तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी रिलेटेड गुड्स की प्राइस जो है किस तरह से वो कमोडिटी एक्स की डिमांड को अफेक्ट करती है। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड डिटर्मिनेंट जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है तो उसमें है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आप सभी को पता है कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो कंज्यूमर की इनकम सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है उस प्रोडक्ट की डिमांडेड क्वांटिटी को। कैसे अफेक्ट करती है, तो जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे उसकी डिमांड भी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है। सभी को पता है कि जैसे जैसे हम लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी डिमांड्स भी बढ़ती हैं, और अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो हमारी डिमांड्स भी कम हो जाती है। जैसा कि अभी मार्केट में कंडीशन आपको देखने को मिल रही होगी कि कोरोना की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो गए हैं तो उनकी इनकम कम हो गई। बहुत सारे लोगों को आधी पेमेंट मिल रही है, बहुत सारों को नहीं मिल रही है, काम कर रहे हैं फिर भी, तो उस केस में क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट में कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों की इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है। तो सीधी सी बात है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड डिमांडेड क्वांटिटी। क्लियर? फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस हिज डिमांड फॉर द डिफरेंट गुड्स। The demand for the normal goods tends to the increase with the increase in the income and vice versa. On the other hand, the demand for the inferior goods like the coarse grain tends to the decrease with the increase in the income and vice versa. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दो प्रोडक्ट की डिमांड को जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है। दो प्रोडक्ट कौन से, एक तो नॉर्मल प्रोडक्ट्स जिनके केस में ऐसा होता है कि इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है, और इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन एक होते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का मतलब होता है घटिया क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या घटिया क्वालिटी का जो गुड्स होता है उसको बोला जाता है इन्फीरियर गुड्स। तो स्टूडेंट, इन्फीरियर गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। इन्फीरियर गुड्स के केस में जो है वो डिमांड जो है वो रिवर्स चलती है, यानी अगर इन्फीरियर गुड्स की प्राइजेज बढ़ जाती हैं, इनकम, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है
तो उस केस में इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती नहीं बल्कि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले बंदे की इनकम कम थी, कंज्यूमर की इनकम कम थी, इस वजह से क्या है वो इन्फीरियर गुड्स को प्रीफर कर रहा था। लेकिन जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा कि वो गुड्स जो उसकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं आ रहे थे, यानी उन गुड्स को जो वो पहले इनकम कम होने की वजह से परचेज नहीं कर पा रहा था, अब इनकम बढ़ने की वजह से उन गुड्स को परचेज कर सकता है। तो इसलिए वो क्या करेगा कि इन्फीरियर गुड्स का कंजम्पशन कम कर देगा या बंद कर देगा। समझ में आया? इन्फीरियर गुड्स मतलब घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट। घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट कोई कंज्यूमर कब खरीदता है? जब उसकी इनकम कम होती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का, बेटर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है अपनी कम इनकम से, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीद रहा है। लेकिन जैसे ही बंदे की इनकम इंक्रीज होगी तो वैसे ही वो क्या कर पाएगा, जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट था उसको अफोर्ड कर पाएगा, परचेज कर पाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि वो इन्फीरियर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है, जो घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट है, उसका कंजम्पशन बंद कर देगा या उसको परचेज करना बंद कर देगा। तो क्या हुआ, देखो इनकम इंक्रीज हुई तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। लेकिन जब इनकम बंदे की अगर कम हो जाए तो उस केस में क्या होगा, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने देखा नॉर्मल गुड्स के केस में तो होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में जस्ट होता है इन्वर्स रिलेशनशिप कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और जब इनकम डिक्रीज होती है तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब देखिए आपके इसमें नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स का डिफरेंस भी दे रखा है, तो देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। द नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन केस ऑफ विच देयर इज एन पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जो हम इतनी देर से डिस्कस कर ही रहे थे। देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशनशिप और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज इन रेस्पॉन्स टू द इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम एंड वाइस वर्सा, कि क्या होगा, इनकी डिमांड इंक्रीज होगी कब, जब इनकम इंक्रीज होगी। फिर इधर इन्फीरियर गुड्स की अगर हम बात करें तो इसमें होता है इन्वर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और व्हेन इनकम इंक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी दैट फॉर दैट गुड्स डिक्रीजेज, तो यहाँ होता है इन्वर्स रिलेशनशिप। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, जैसा कि हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग से ही डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है, यानी इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी इनकम बढ़ती है लेकिन फिर भी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। थर्ड पॉइंट दे रखा है नॉर्मल गुड्स मे और मे नॉट बी द एसेंशियल ऑफ द लाइफ। जो नॉर्मल गुड्स हैं वो हो सकता है कि जो लाइफ की एसेंशियल हैं उन एसेंशियल्स में आए, और ये भी हो सकता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर वो नहीं आए। इन्फीरियर गुड्स आर एसेंशियल्स ऑफ द लाइफ। इन अदर वर्ड्स द पीपल्स बाय इन्फीरियर गुड्स largely because these are the essentials of like the coarse grains and coarse clothes। मतलब घटिया क्वालिटी के, जो अपन ज़्यादा घटिया तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लोअर क्वालिटी के जो ग्रेन्स वगैरह हैं, गेहूँ हैं, दालें हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम इसके अंदर। एंड कोर्स क्लोथ्स मतलब वही कि ब्रांडेड कपड़ों के अलावा जो नॉर्मल कपड़े हैं हमारे, वो इसमें हम ले सकते हैं। अब ये चीज़ें क्या हैं, ये लाइफ की नेसेसरी है, एसेंशियल है। इनके बिना लाइफ जो है उसको जीना थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, या हम कह सकते हैं इनके बिना तो लाइफ है ही नहीं। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, ये ज़रूरी चीज़ें हैं लाइफ की, इसलिए लोग कम प्राइजेस पर इसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा प्राइजेस पर इनकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, लास्ट हमारा फोर्थ पॉइंट डिफरेंस का, इन केस ऑफ द नॉर्मल गुड्स दीज आर ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अभी हम बात कर रहे थे ऊपर इनकम और डिमांडेड क्वांटिटी की, अब यहाँ पर समझाया गया है कि हमारे को इन प्रोडक्ट्स के केस में, नॉर्मल प्रोडक्ट्स के केस में प्राइस
और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी नॉर्मल प्रोडक्ट्स की जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। वहीं अगर बात करें इन्फीरियर गुड्स की, तो इन केस ऑफ द इन्फीरियर गुड्स देयर मे बी और मे नॉट बी अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि इन प्रोडक्ट्स की प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप ही हो, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इन प्रोडक्ट्स की प्राइस जब इंक्रीज हो जाती है तो इसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो उसको हम आगे डिटेल में और डिस्कस करेंगे, इन्फीरियर गुड्स एंड गिफिन गुड्स को, कि वो कैसे अफेक्ट करती हैं प्राइस डिमांडेड क्वांटिटी को। तो ये थे स्टूडेंट हमारे डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। तो 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट था हमारा प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, सेकंड था हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड थर्ड था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर हम लोग। फोर्थ पॉइंट है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। देखिए स्टूडेंट, अगर किसी कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो किसी प्रोडक्ट के फेवर में शिफ्ट हो जाता है, यानी ऐसे प्रोडक्ट जिनको पहले कंज्यूमर पसंद नहीं करता था या उनको प्रिफर नहीं करता था, अगर कंज्यूमर ऐसे प्रोडक्ट्स को पसंद करने लगे या उनको प्रिफर करना लगे, उनको यूज़ करना प्रिफर करना लगे, तो उस केस में उन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, होगी इंक्रीज़। आप भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको आप पहले प्रिफर नहीं करते थे, या हो सकता है वो पहले आपको पसंद नहीं आते थे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से आपके टेस्ट और आपके प्रेफरेंस में चेंज होने की वजह से अब आप उन प्रोडक्ट्स को पसंद करने लगे हैं या उनका यूज़ करना प्रेफर करने लगे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट के फेवर में, यानी किसी पर्सन का यानी कंज्यूमर का अगर टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो किसी प्रोडक्ट के फेवर में अगर शिफ्ट हो जाता है तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में शिफ्ट हो जाता है, यानी लोग अब उसको पसंद नहीं करते हैं, तो उस केस में उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर? देख लेते हैं। द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवर्टीजमेंट, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट, न्यू इन्वेंशंस एक्सेट्रा। ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से एक कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें तो हम जनरली देखते हैं जिस प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट्स हम ज़्यादा देखते हैं हम उस प्रोडक्ट को प्रीफर करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गर्ल्स की बात करें तो फेयर एंड लवली का एड सबसे ज़्यादा आता है मेरे ख्याल से, मैं तो नहीं लगाता, लेकिन गर्ल्स का एग्जांपल इसीलिए लिया क्योंकि फेयर एंड लवली का एड सबसे ज़्यादा आता है। तो मोस्टली गर्ल्स जो हैं वो प्रीफर करती हैं फेयर एंड लवली, जो कि हो चुका है अब ग्लो एंड लवली। तो ये फ़र्क होता है एडवर्टीज़मेंट का। लेकिन बहुत सारी मार्केट में क्रीम्स, कॉस्मेटिक आइटम्स बहुत सारे ऐसे भी अवेलेबल हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन उनका एडवर्टीज़मेंट देखने को नहीं मिलता है लोगों को, तो इसलिए वो लोग उनको प्रीफर भी नहीं करते हैं। उसी तरह से चेंज इन फैशन, फैशन में भी आए दिन चेंज होते रहते हैं। पहले हेयर स्टाइल जो थी वो कुछ अलग टाइप की हुआ करती थी, फिर उसके बाद में हेयर स्टाइल में चेंज हुए, फिर और चेंज हुए, तो इस तरह से चेंजेस होते रहते हैं। वैसे ही अगर हम कपड़ों की बात करें तो कपड़ों में भी नए नए फैशंस जो हैं वो आते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लोगों का डिमांड पैटर्न जो है वो भी चेंज होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसी कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस को चेंज कर देती है। द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीजेज फॉर विथ कंज्यूमर्स डेवलप स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जैसा कि मैंने बात की फेवर में शिफ्ट होना, और यहाँ लिखा है इन्होंने स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंस उनका अगर डेवलप हो जाता है किसी प्रोडक्ट के फेवर में तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। कॉन्ट्रेरी टू इट इफ द टेस्ट और प्रेफरेंस फॉर अ प्रोडक्ट इज फेडिंग और डिक्रीज, इट्स डिमांड विल डिक्रीज। कि अगर किसी प्रोडक्ट से फेड हो जाते हैं लोग, परेशान हो जाते हैं या उसके प्रोडक्ट के अगेंस्ट में चले जाते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो उस केस में उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, और वो कैसे किसी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करता है ये भी हमने देख लिया। अब बचता है हमारा लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस। ई से जिससे हम नोट करते हैं इसको।
तो जैसा मैंने बोला था ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन नियर फ्यूचर, और एक चीज़ और होती है इसके अंदर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स इन नियर फ्यूचर, कि अगर आपको पता लग जाए कि इन नियर फ्यूचर आने वाले टाइम पीरियड में, थोड़ा टाइम पीरियड बाद में किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नियर फ्यूचर के अंदर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, अभी उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि भाई नियर फ्यूचर ये प्रोडक्ट जो है वो महंगा हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी, तो वो उसकी डिमांड अभी बढ़ा देंगे, ठीक है। और वैसे ही अगर उनको ये पता लग जाए कि भाई इन फ्यूचर इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होने वाली है, तो वो क्या करेंगे, अभी उसका कंजम्पशन कम कर देंगे, यानी अभी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग सोचेंगे कि भाई हम बाद में जब सस्ता हो जाएगा, रेट्स कम हो जाएंगी, तब उस समय इसको परचेज कर लेंगे। तो ये होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस। दूसरी बात, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, यानी नियर फ्यूचर में वो गुड्स अवेलेबल होगा या नहीं होगा, कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, वो भी अफेक्ट करता है उस प्रोडक्ट की डिमांड को। जैसे अगर सपोज कीजिए आपको पता लग जाए कि इन नियर फ्यूचर कोई प्रोडक्ट जो है वो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, आपको अवेलेबल होगा लार्ज क्वांटिटी में, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे कि अभी उसकी डिमांड कम कर देंगे, क्या सोचेंगे कि यार बाद में अवेलेबल होगा बहुत सारा, उस समय परचेज कर लेंगे हम लोग। तो क्या हो गया, डिमांड डिक्रीज़ हो गई जब आपको ये पता लगा कि वो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपको ये पता लग जाए कि भाई इन नियर फ्यूचर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, या मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई बहुत कम हो जाएगी, कम क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, तो आप क्या करेंगे, अभी उसका स्टॉक कर देंगे कि भाई यार बाद में तो मिलेगा भी नहीं ये तो प्रोडक्ट, और कम मिलेगा तो फिर रेट बढ़ जाएगी, तो इससे बेटर है कि हम अभी इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा परचेज करके रख लेते हैं, ताकि जब नियर फ्यूचर में ये अवेलेबल नहीं होगा तो हमने जो क्वांटिटी स्टोर करके रखी उससे हम अपना काम चला लेंगे। तो ये होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी। तो स्टूडेंट ये जो फैक्टर्स है वो भी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से वो डिमांड को अफेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे सारे पॉइंट्स जो बताते हैं एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को, जो फैक्टर्स एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स, पांचों डिटर्मिनेंट जो हैं वो हमने देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन की, या मार्केट डिमांड फंक्शन जो है वो क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो डिमांड डिटर्मिनेंट्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की, वही सारे डिटर्मिनेंट जो हैं एक मार्केट के अंदर जो टोटल डिमांड है उस टोटल डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं। लेकिन मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले जो डिटर्मिनेंट्स हैं या जो फैक्टर्स हैं उनके अंदर कुछ डिटर्मिनेंट्स और भी हैं जो आपके इन 5 डिटर्मिनेंट्स के अलावा हैं। यानी ये 5 डिटर्मिनेंट्स तो हैं जो एक मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उसके साथ ही कुछ डिटर्मिनेंट्स और भी हैं जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करेंगे। तो हम बात करते हैं वो डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं। तो पहले हम बात करते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है। तो मार्केट डिमांड फंक्शन शोज हाउ अ मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी और अ टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन द मार्केट इज रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। यानी मार्केट डिमांड जो है वो किस तरह से इन वेरियस डिटर्मिनेंट्स से अफेक्ट होती है या इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये शो करता है मार्केट डिमांड फंक्शन। अब हम देखते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन किस तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है। जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन देखा था वैसे ही। तो देखिए मार्केट डिमांड फंक्शन को एक्सप्रेस किया हुआ है MKT मतलब मार्केट, DX मतलब डिमांड ऑफ X कमोडिटी इक्वल्स टू F मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, अब ये हैं सारे डिटर्मिनेंट्स, PX मतलब आपने पढ़ी है प्राइस ऑफ X कमोडिटी, PR मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, T मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, E मतलब एक्सपेक्टेशंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स इन नियर फ्यूचर, एंड नेक्स्ट जो है हमारा नया फैक्टर या डिटर्मिनेंट जो है वो है N। N का मतलब होता है पॉपुलेशन साइज और नंबर ऑफ बायर्स। क्या है N का मतलब? पॉपुलेशन साइज एंड नंबर ऑफ बायर्स। एंड लास्ट है YD। YD मतलब होता है, Y का मतलब आप जानते हैं इनकम, और D का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो YD का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो देखिए स्टूडेंट, 5 फैक्टर्स जो स्टार्टिंग के हैं वो पांचों फैक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो कैसे किसी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब रिमेनिंग जो 2 डिटर्मिनेंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं वो कैसे अफेक्ट करेंगे। तो नंबर है फर्स्ट
पॉपुलेशन साइज एंड नंबर ऑफ बायर्स। पॉपुलेशन साइज का मतलब पॉपुलेशन कितनी है, कम है या ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड भी ज़्यादा होगी, यानी हायर पॉपुलेशन हाई डिमांड, लो पॉपुलेशन लो डिमांड। कि अगर जनसंख्या कम है, पॉपुलेशन कम है, तो उस केस में डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। तो एक सीधा सा डायरेक्ट रिलेशनशिप है डिमांड और तो स्टूडेंट, जैसे ही पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, और पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो किसी प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स जो हैं वो नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हो जाते हैं। और जब पॉपुलेशन कम होती है यानी नंबर ऑफ बायर्स कम होते हैं तो डिमांड कम होती है। तो इस तरह से पॉपुलेशन जो है वो अफेक्ट करती है डिमांड को। फिर सेकंड पॉइंट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ये किस तरह से अफेक्ट करता है डिमांड को। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इनकम जो है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और दूसरा होता है इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इसका मतलब ये है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन सारे लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का। या फिर हम ये कहें कि मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं या सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के पास में इनकम जो है वो इक्वली पहुँचे। तो उस केस में क्या होता है कि डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है। यानी व्हेन द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली द डिमांड विल बी हाई, एंड इफ द इनकम इज इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देन द डिमांड विल बी लो। क्योंकि अगर इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का तो यानी कुछ लोगों के पास में इनकम जो है वो ज़्यादा पहुंचेगी और कुछ लोगों के पास में इनकम जो होगी वो कम पहुंचेगी। जैसा कि हम कहते हैं ना कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये रीज़न ये इसी वजह से होता है कि अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अगर इक्वल नहीं है, यानी मैक्सिमम पैसे कुछ लोगों के हाथ में ही जा रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के पास में जो है वो पैसे नहीं पहुंच रहे, उनके पास में कम पहुंच रही है इनकम, तो उस केस में क्या होता है, वो लोग और गरीब से गरीब होते जाते हैं। क्योंकि उनकी लो इनकम के कारण मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो भी लो होती है। तो ये था स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो सीधा सा आंसर है इसका कि अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल है तो डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनइक्वल है तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास में सभी के पास में पैसे नहीं पहुंचेंगे। तो ये सारे स्टूडेंट हमने जितने भी डिटर्मिनेंट्स थे, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन से रिलेटेड हो या हमारे मार्केट डिमांड फंक्शन से रिलेटेड हो, हमने इसको डिस्क्राइब कर लिया है, हमने समझ लिया है इनको अच्छे से, और आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, विच इज़ लॉ ऑफ डिमांड। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।